हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम्स, यानी बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स के लिए दिया गया था, पार्टिकुलर टाइप ऑफ एटम को ध्यान में रख के दिया गया था और उसी के बेसिस पे इसको जनरलाइज किया गया। तो ये मॉडल जो है एक आप कह सकते हैं कि अप्रोच था एटम के स्टेबिलिटी को बताने के लिए, यानी एटम के स्टेबिलिटी को सबके सामने रखने के लिए कि एटम आखिर स्टेबल है या नहीं, स्टेबल है तो किन कारणों से स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी वो एटम कैसे मेंटेन करता है, वो सभी के सामने रखने के लिए। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोग पढ़े थे कि जो एक एटम का दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जो बाकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितने जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उससे कई गुना ज्यादा हेवी है, यानी जो पूरा का पूरा मास जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर पार्ट ये हो गया जहां पे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है और वो सारा का सारा मास वहां पे कंसंट्रेट किए हुए है, लेकर बैठा हुआ है। दूसरा चीज है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट तो करते हैं लेकिन कैसे सर्कुलेट करते हैं। अगर कोई सर्कुलेट कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, अगर सर्कुलेट कर रहा है तो वहां पे उसका एनर्जी जो है इच सर्कुलेशन के बाद जैसे ही उसका एनर्जी कम होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रोटॉन उसको अपनी ओर खींच रहा है, वो प्रोटॉन पे आके समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज को रदरफोर्ड ने क्लियर नहीं किया था, उसको बोर्स मॉडल में क्लियर किया गया। और ये जो है स्पेक्ट्रा बेस्ड थ्योरी है जिसपे एनर्जी इमिशन और एनर्जी रेडिएशन के बेसिस पे इसको बताया गया है। तो सबसे मेन चीज है इसमें कि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम आयन के ऊपर ही बेस्ड आपको सिस्टम है। यानी कहने का मतलब कि एक न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में बस एक इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, उसी के बेसिस पे इसको जनरलाइज किया गया। तो इसीलिए बोलते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। यहां पे आपके स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमने बताया कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन में कितना है, बाहर में हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन उसमें है। हीलियम में कितने होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन जब हीलियम में है, एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से हटा दिए तो कितना बच गया, वन। वैसे ही लिथियम में तीन होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से टू इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, बाहर हटा दिया। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक। तो उस लिथियम 2+ आयन का, हीलियम प्लस आयन का और हाइड्रोजन का, तो इस पे जब है इसका जब स्पेक्ट्रम जब इन्होंने बनाया तो वहां पे इन्होंने स्टडी किया कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी जो रिलीज पैटर्न है उसका, इमिशन, इस दोनों को स्टडी करके इन्होंने ये मॉडल को फॉर्म बनाया और सबके सामने पुट किया। तो इसमें क्या इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, एक फिक्स ऑर्बिट है जिसका एनर्जी लेवल फिक्स है। यानी उस ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तब तक वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट नहीं करेगा, एनर्जी उसका कम नहीं होगा। यानी उन्होंने क्या बताया कि ये ऑर्बिट जो है एक स्टेशनरी ऑर्बिट है। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, रुका हुआ।
यानी उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट यानी ये ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल के हिसाब से स्टेशनरी है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका वही एक जो एनर्जी डिस्क्राइब्ड होगा उसका फर्स्ट सेल का, वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन भी पॉजेस करेगा, इलेक्ट्रॉन में भी पाया जाएगा। दूसरा चीज, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट जंप भी करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे से पहले या तीसरे ऐसे भी जंप करता है, या होता है कभी कभी कि एटम से बाहर भी निकल जाता है। तो एटम से बाहर जब निकलने का होगा तो वहां पे इन्फिनिटी एनर्जी हो जाता है, यानी कोई उस एटम के का जो न्यूक्लियस है उसके प्रभाव से वो बाहर निकल गया। लेकिन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो लोअर से अगर हाइयर जाएगा या हाइयर से लोअर आएगा, यही कंडीशन होगा। तो जब नीचे का जो होता है अंदर वाला जो ग्राउंड स्टेट होता है, जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस से करीब है उतना कम उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, या उस ऑर्बिट का एनर्जी उतना कम है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो सबसे रीजन क्या है? हेलो सर रीजन क्या है इसका? रीजन, यस सर। देखिए वहां पे होता है कि बैलेंसिंग फोर्स, उसका रेडियस कम होता है जो न्यूक्लियस के करीब होगा, यस सर, यस सर। तो उसका मोमेंटम भी उतना ही कम होगा। ओके। उसका रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी भी उसका कम होगा। वेलोसिटी कम होगा तो ऑटोमेटिकली है वो ग्राउंड, उसमें एनर्जी कम होगा, और एनर्जी अगर कम होगा तो वो जैसे बोलते ना कि नॉर्मली टाइम में भी आप इससे समझिए कि नॉर्मल उसमें कि ये सारा चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आएगा। अभी इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको बताएंगे जिसमें कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है, उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब सारे चीजों को भी डिस्कस होगा। तो जैसे अगर कोई बहुत एक किसी सेंटर का बहुत तेजी से चक्कर अगर काट रहा है, बहुत तेज अगर दौड़ रहा है, तो जो जितना तेज दौड़ेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा पाया जाएगा। यस सर। और जो जितना स्लोली दौड़ेगा उसमें, जो जितना स्लोली अगर उसमें रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही कम हो। तो यहाँ पे हम लोग बस उस एनर्जी स्टेट को लेते हैं कि जो ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट को लेते हैं जहां पे वो फिक्स, यानी एक फिक्स्ड एनर्जी में वो एनर्जी स्टेट में राउंड राउंड घूमते रहता है, राउंड भी घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे भी घूमता है, जहां पे कुछ सेल का राउंड ऑर्बिट होता है और कुछ सेल का इलिप्टिकल होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग आगे अभी हाइब्रिडाइजेशन जहां पढ़ेंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक जो ऑर्बिट होता है दूसरे ऑर्बिट से कंबाइन होता है तो कैसे उसमें क्या उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये वो कर लीजिए कि जो ग्राउंड स्टेट होगा वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा, यानी जो न्यूक्लियस के जो नजदीक होगा उसमें वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे एनर्जी स्टेट उसका बढ़ते चला जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में अगर जा रहा है तो उसके कंपैरेटिव उसका एनर्जी पहले होगा तब वो जाएगा। अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो क्या होना चाहिए, जो एनर्जी उसका लोअर एनर्जी स्टेट के कंपैरेटिव ज्यादा है वो एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट कर देगा, बाहर छोड़ देगा। तो क्योंकि लाइट जो है वो दोनों नेचर फॉलो करता है, एक पार्टिकल और आपको वेव दोनों। तो यहाँ पे जो बोर्स ने क्या किया था, बोर्स ने की एक खामी भी थी इस मॉडल की कि उन्होंने उस समय वेव नेचर भी लोगों को पता चल गया था कि वेव नेचर भी होता है, लेकिन इन्होंने एक लाइट का दोनों नेचर को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका दोनों नेचर इन्होंने कंसीडर नहीं किया।
जिसके कारण बहुत सारे उस समय वेल प्रूव्ड प्रिंसिपल को भी ओबे नहीं करता है ये मॉडल। लेकिन इसमें बस एक ये कॉन्सेप्ट जो था कि ऑर्बिटल का यानी ऑर्बिट का यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड एनर्जी सेल यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है। और यही देख फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें जो एनर्जी जो इमिट किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है वो इमिशन या ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जंप कहां कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। अगर हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो क्या होगा, इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जा रहा है, इमिशन सर। इमिशन होगा। देखिए उसके पास एनर्जी हाई है लेकिन उसको चाहिए नहीं उतना हाई एनर्जी, एब्जॉर्प्शन नहीं। देखिए चलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वहां पे इमिट करेगा। क्या है कि देखिए आपके पास कोई चीज ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा आपके पास हो गया है यानी वो अधिक मात्रा में है और आपको चाहिए कम, तो आप उसको क्या करेंगे, बाकी जो बच जाएगा जितना आपको जरूरत है रेस्ट को आप किसी को दे सकते हैं, वो सरप्लस है आपके लिए। तो वो क्या बोला जाएगा, उसको इमिट करना यानी उसको छोड़ देना, ठीक है, उसको वहां से बाहर की तरफ निकाल देना। तो वही होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी है वो हायर एनर्जी लेवल पे है, एनर्जी ज्यादा है, वो क्या करेगा, जैसे ही अगर लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो जितना उसको लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो बाहर इमिट कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में है और हायर में जाना चाहेगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऑटोमेटिक है कि हमको अगर लोअर एनर्जी स्टेट में है, कोई सामान हमारे पास कम है और हमको मान लीजिए हमारे पास 10 ही कोई काउंटिंग में 10 अगर बुक्स हैं और हमको कम से कम वो बुक सेल्फ को फिलअप करने के लिए 15 बुक्स चाहिए, तो हमको 5 बुक्स किसी से लेना पड़ेगा। कहीं से हम 5 बुक्स परचेज करें, किसी से लें या कहीं से हम लेके आए तो उसको साथ में वो मेरा बुक सेल्फ क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास हम लोअर एनर्जी स्टेट में है, हमको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो हम उतना एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और हम हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो नीचे जो आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा E2 और E1 दोनों एनर्जी लेवल ऑर्बिट का दिया हुआ है और बोल रहा है कि 2 से 1 में जाना है या 1 से 2 में जाना है, तो ये कैलकुलेट करने का ये चीज है। ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे देखिए एच न्यू, तो ये जो आपका बता रहा है न्यू जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो बता रहा है कि वो जो है इमिट कितना एनर्जी उसको चाहिए या कितना एनर्जी वो रेडिएट करेगा। ये दोनों फॉर्मूला उसी चीज, दोनों को एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों को ये बता रहा है। इस फॉर्मूले से हम दोनों चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कि वो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। बाकी आगे उसके लिखा हुआ है एच सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा न्यू को, उसको तो लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। तो ये चीज हमको पता चल गया कि कितना एनर्जी उसको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने में लगेगा। लेकिन एनर्जी लेवल किसी पार्टिकुलर सेल का हमको कैसे पता चलेगा, जैसे E1 E2 है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो चीज है ये निकालने के लिए जो सेकंड उसके जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है MVR इक्वल टू NH/2π, यानी यहाँ n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू वो ऑर्बिट का नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर, किस ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे 1 ऑर्बिट का है तो E1 हो जाएगा उसका एनर्जी लेवल, 2 ऑर्बिट का है तो E2 हो जाएगा। तो
ये चीज जो ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, ये बोला गया कि क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। क्वांटाइज मतलब होना है कि पैकेट के फॉर्म में, जैसे वो हो गया कि ऐसे नहीं कि डिस्क्रिएट नहीं, मतलब हर जगह बिखरा हुआ नहीं होगा, वो एक पार्टिकुलर किसी के टर्म में होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है, कोई वैल्यू 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 1 होगा कितना 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ऐसे तो क्या हो गया 2 4 6 और 8। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका 2 का, यानी 2 को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीपल करते जाएं तो वो क्या होगा, उसी को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी। तो यहाँ h बाई 2 पाई जो है ये उसका एंगुलर मोमेंटम देता है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का, यानी ये जहां पे क्वांटाइज होगा वहीं पे ऑर्बिट होगा। इसीलिए n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे, जैसे एक वो देख लेते हैं हम लोग, ये आपका फॉर्मूला है, वहां ये यूटिलाइज होगा आपको, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा शेयरिंग फिर से करने दीजिए। ये फॉर्मूला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूटिलाइज होता है, इसको रहने देते हैं हम लोग, इधर शेयर इधर वो कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेट जो होगा, इसको जो सबसे फर्स्ट है ये वाला सेंटर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं के सेल। ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका मान लीजिए एम, के एल एम एन ओ पी ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे नजदीक वाला आपका क्या हो गया के, तो इस मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से कम होगा, इसका मान लेते हैं h बाई 2 पाई। अब ये दूसरा होगा, अब बोलेंगे कि इतने डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए यहां तक, यहीं पे क्यों होगा, ये यहीं पे क्यों होगा, तो ये h बाई 2 का जो मल्टीपल है, जैसे यहां पे मल्टीपल था क्या 1 के सेल में, एल सेल का यहाँ पे, अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कहाँ पे ये होगा। तो ऐसे ही जब m होगा तो ये क्या होगा 3, यानी m सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 3 इंटू h बाई 2 पाई। ठीक है, यानी क्या होगा के सेल में h बाई 2 पाई, एल सेल में 2 इंटू h बाई 2 पाई, एम सेल में 3h बाई 2 पाई। तो ये सारा ये जो हमने पढ़ा ये वही चीज है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी का क्या मतलब बनता है। तो इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वेरी हो रहा है डेटा, वो आप देखिए इंटीजर है 1 2 3, यही चीज हो गया इस क्वांटिटी का h बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी h बाई 2 एक पैकेट हो गया, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 5 पैकेट, जितना पैकेट, ठीक है। इस फॉर्म में डिसाइड होता है कि सेल सेंटर से कितना दूर होगा और कितना नजदीक होगा। ये आगे आगे धीरे धीरे हमारा सारा चीज क्लियर भी होते जाएगा जैसे जैसे, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा जो पीछे का चीज है उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक बार नहीं, बहुत सारा टर्म होता है कि जो आप नहीं पढ़े होंगे, उस टर्म को पहले याद कर लेना पड़ेगा, वो टर्म आपको याद होना चाहिए मुंह पे जब भी, तब आप लैंग्वेज में समझने में दिक्कत नहीं होगा।
बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि m का वैल्यू, m का मान क्या है, यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n क्या है यहाँ पे, ये जो n नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, h क्या है, h नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बताएंगे h क्या है? वेवलेंथ। h वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। कोई और? h क्या है? बोलिए बोलिए। चलो कोई कुछ बता तो रही है लेकिन शायद कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ही बताते हैं। h होता है प्लैंक कांस्टेंट, h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। बाकी आपको पाई का वैल्यू पता है, पाई का मान हम लोग मैथ में भी यूटिलाइज करते हैं, सर्कल में बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है इसका। 3.1 और पाई से 1.414। हाँ, और अगर ऐसे लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो 22/7, 7। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पता है, m हो गया कि क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है। h हो गया यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है सर? 6.626 into 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड। अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। और जूल पर सेकेंड में सर नहीं पता। 10 to the power -34 हो गया। हाँ, 10 टू द पावर जूल पर सेकेंड में 10 टू द पावर -34 होगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसको जो लोग नहीं जानते हैं वो नोट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन में आता है। आप जब यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब निकालना होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालना होता है, वहां भी एच का वैल्यू आपको आना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं देगा, एग्जाम में आपको खुद से पता होना चाहिए, ये नॉन फैक्ट है। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, सर नोट करा दीजिए सर एक बार फिर से, आवाज सर बराबर नहीं आई। हम लिख देते हैं, शेयर करके स्क्रीन जो है जिस लिखते हैं उस पे लिख नोट कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट यही है h, इसका वैल्यू होता है कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये देखिए लिखने में थोड़ा 34 यूनिट नीचे लिख दे रहे हैं, जूल सेकेंड। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये नोट कर लिए? यस सर। यस सर। तो फिर हम लोग पीछे वाले स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए, अब यहां पे देखिए एक रिमेंबर पॉइंट है, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम यानी
ऑर्बिटल स्टेट बोल रहा है कि ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट सबसे स्टेबल होगा, तो कौन सा, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, ये कॉल ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। एनी स्टेट ऑफ एन एटम दैट हैज हायर एनर्जी देन द, ये फाउंड स्टेट जो है ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ग्राउंड स्टेट कर लीजिए, ये जी होगा, ठीक है। फाउंड स्टेट जो लिखा हुआ है ये जी है, ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। यानी जो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी भी एटम का जो दूसरा स्टेट होगा उससे हायर एनर्जी वाला, वो क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, सबसे लोअर एनर्जी वाला स्टेट, यानी उसको नॉर्मल स्टेट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इतना बस आप अभी नोट कीजिए, इतना इस चीज को समझिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री को और आगे बढ़ने दीजिए। जब हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे, आयोनाइजिंग एनर्जी पढ़ेंगे, वहां पे ये सारा चीज एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये सारा चीज भी क्लियर हो जाएगा। जब वहां पे हम क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को होने के लिए कुछ रिएक्शन अपने आप भी हो जाते हैं, जैसे उनको बस मिलना चाहिए। जैसे बाहर लोहा रखा हुआ, आयरन रखा हुआ है, मॉइस्चर और जो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, ये सब मिलता है, वहां पे क्या होता है, जंग लगना शुरू होता है, तो वो अपने आप होने लगता है, बस उसको मिलना चाहिए। कुछ रिएक्शन क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का नाम सबको ही सुने होंगे, सुने हैं ना? यस सर। यस सर। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपको होता है ग्रीन प्लांट। हाँ, पेड़ पौधा में, यही हाँ, यही जो हमारा है सोर्स, वहीं से हमारा आता है। सोर्स जो है हमारे खाने पीने का चीज, हमारे एनर्जी का सोर्स वहीं से निकल के आता है। तो वहां क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और उसको मिला के क्या बना देता है, आपको स्टार्च बना देता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बन जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी किस कहाँ से मिलता है उसको, यहाँ पे जो एनर्जी मिलता है कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए और रिएक्ट करने के लिए, वो एनर्जी आपको मिलता है सन से। जो बोलते हैं ना कि सनलाइट जरूरी है, सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो उस सनलाइट का यूटिलाइजेशन क्या होता है, वही सनलाइट का एनर्जी यूटिलाइज करता है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए और वहां पे रिएक्ट करने के लिए, समझे। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो कितना भी कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म और ये सब हम लोग मिलाते रहें और बनाते रहें, आपको नहीं बनेगा एनर्जी, जो ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह जो होता है वो नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, अभी ये चीज वो पता हो जाए, क्योंकि हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक एटम ही पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में है यानी लोअर एनर्जी स्टेट में है, तो अपर हायर एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, एनर्जी उसको चाहिए, तभी वो रिएक्ट करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि सबसे लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा होता है, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। उससे जो भी ऊपर अपर एनर्जी है वो क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट। In the terms of chemistry, we told them that excited state, and in terms of chemistry, the normal state को ground state। अब ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे बाकी जो सारा चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब जो आता है, वो चीज वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका वैल्यू होता है 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जो है वो किसमें, जूल पर एटम में। वही किलो जूल पर मोल में करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो वैल्यू और आपको चेंज हो जाता है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए नया एक यूनिट आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बताइए। 1.6 into 10⁻⁻19। -19।
बस वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको भी नोट कराना है या याद रहेगा? नो सर। नो मतलब याद नहीं रहेगा, वो नहीं कराना है, वो वाला नो। नहीं, नोट कराना जरूरी नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात। तो याद रखना है, याद के लिए यस याद रहेगा, नोट नहीं कराना है, ये वाला नो हम समझते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये वैल्यू होता है ये दोनों यूनिट का। ठीक है, तो यहां से जो आपका फर्स्ट वाला जो है, जो यहाँ -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, यहां से यहां तक कैसे आ गए सो पता चल जाएगा। बस केवल जूल को क्या चीज में कन्वर्ट कर देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किलो जूल पर मोल ये वाले को अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट यूनिट जब बताएंगे जहां पे मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे इस चीज को तब आप कन्वर्ट आसानी से कर पाएंगे कि मोल क्या है। मोल बस एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे कि 1 दर्जन होता है ना, 1 दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीसेस। 12 पीस होता है ना, तो वैसे ही है, ये भी काउंटिंग का है, ये केमिस्ट्री में यूटिलाइज होता है, जहां पे नंबर ऑफ जो काउंटिंग जो पीसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, तब ये यूज होता है मोल। नहीं तो अगर 5, 10 और 12, 20 और 100, 200 ऐसे रहता तो हम लोग ऐसे मुंह पे ही कर लेते, फिर ये मोल भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इसका आपस में बहुत सारा रिलेशन भी है उसके मास वगैरह से, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भी। लेकिन इतना बस यहाँ पे दो यूनिट्स आप वो पक्का वो करके रखिए, कौन सा? जूल पर एटम वाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन का, यानी k सेल, l सेल, m सेल, किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। तो n यहाँ पे क्या है, n क्या होगा यहाँ पे, n हो सकता है 1 2 3 4 5 इसी में से कुछ। z क्या है, z होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु की संख्या। ठीक है, z यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु की संख्या, उस एटम का, उस एलिमेंट का कितना परमाणु संख्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, यह फॉर्मूला समझ में आ गया, एनर्जी कैलकुलेट करना है किसी भी उसका n सेल में। दूसरा फॉर्मूला है आपका रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जो ऑर्बिट बना, जैसे k सेल बना फर्स्ट ऑर्बिट, l सेल बना सेकेंड ऑर्बिट, m सेल बना थर्ड ऑर्बिट, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। ये हर एटम के लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो हाइड्रोजन एटम के लिए जितना फर्स्ट सेल का है हीलियम के लिए उतना ही हो, लिथियम के लिए उतना ही हो, वो जरूरी नहीं है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब n कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लीजिए, सेकेंड ऑर्बिट के लीजिए, थर्ड ऑर्बिट के लीजिए, फोर्थ ऑर्बिट के लीजिए। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई जेड मीटर, n स्क्वायर बाई जेड मीटर। ठीक है, n का वैल्यू पता है आपको, n 1 2 3 4 5 हो सकता है, z क्या हो सकता है, z आपका z क्या है, z नंबर ऑफ आइटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। हम लोग कहीं भी z से और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये जाने z से रिप्रेजेंट करने का नहीं है। z हम लोग ज्यादातर स्पेशल केस में कहीं अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको z से वहां लिख देते हैं कि z क्या है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए कोई भी इसका क्यों, क्योंकि z का जो स्टैंडर्ड जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जैसे वहां पढ़े भी थे, x एटम है उसका नीचे z ऊपर a एटॉमिक मास, नीचे z क्या है, एटॉमिक नंबर, तो वो एटॉमिक नंबर है। उसके बाद अब वो इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है,
उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये Vn इक्वल टू 2.165 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। इसमें जितने भी सिंबल हैं सब आपको पता है, Z का क्या होता है, N क्या होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। इससे पहले वाला जो आपको जितना चीज वो पढ़ाए थे, जितना नोट्स आपको उसमें था, वो नोट्स आपको मिल जाएगा। वो नोट्स ने वो कर दिया है कि सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है यहाँ से आपने अभी जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स पढ़े हैं, ये आपके सिलेबस का है, उतना चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर बोर्स मॉडल से आपका सिलेबस एक्चुअली शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इतना चीज तो हम लोग पढ़ लिए कि बोर्स का मॉडल क्या था, बोर्स ने बोला क्या था, बोर्स ने किस प्रॉब्लम को दूर किया था, बोर्स ने न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को बताया था कि एक ऑर्बिट में एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल में लोग इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। वो एनर्जी लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एनर्जी रेडियस कैसे, उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका वेलोसिटी निकालते हैं, और जो है वो एनर्जी एक्साइटेड या डी एक्साइटेड होता है वो उस एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, या कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ सकता है, कैसे वो बाहर जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम भी अराइज हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम कहीं घुसते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन भी बढ़ते जाता है, क्वेश्चन भी बढ़ते जाता है, क्यूरियोसिटी भी बढ़ते जाता है कि हम ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो वही चीज है, बोर्स ने एक चीज को स्पेसिफाई तो किया, लेकिन बहुत सारा चीज अब उन्होंने छोड़ दिया और ये प्रॉब्लम अराइज हो गया। अब ये प्रॉब्लम जो है उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का क्या क्या लिमिटेशन है। चलिए कोई एक आदमी दिख रहा, पढ़ेंगे इसको? यस सर। पढ़िए। It could not explain the spectra of atom containing more than one electron. It falls. हाँ, सबसे एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने उसमें क्या लिखा था, क्या बताया था? जो ये बोर्स मॉडल में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, याद है? कि वहां पे स्क्रीन ले चलें? सर याद नहीं है सर। चलिए स्क्रीन पे ही चलते हैं। सो पार्टिकुलर एक ही एटम के लिए मतलब उसका थ्योरी था। यस यस, यू आर राइट, गुड। क्या वन सिंगल एटम के लिए उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में यही वही चीज है। तो जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जहां पे है उसके स्पेक्ट्रा को, यानी उसके एनर्जी एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो क्राइटेरिया है, उसको एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया। समझे? स्पेक्ट्रा ऑफ एटम मतलब समझ रहे हैं ना? स्पेक्ट्रा ऑफ एटम क्या होता है? हाँ, स्पेक्ट्रा मतलब सर? स्पेक्ट्रा मतलब होता है कि जैसे कोई, जैसे लाइन हुआ ना आपका, लाइट के सर में जो आप चीज समझते हैं, देखिए लाइट हुआ, लाइट में क्या है, लाइट को हम बोलते हैं ना कि 7 डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ है, 7 डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ है। तो उसमें अब अलग अलग जब हम उसका कर देंगे, ब्लू लाइट डिस्पर्सन पर है ना, डिस्पर्सन में क्या होता है कि वहां पे अलग अलग कंपोनेंट में वो टूट जाता है, ठीक है। तो कोई एक कंपोनेंट आप ले लीजिए तो वो स्पेक्ट्रा है, उस लाइन का उसका एक स्पेक्ट्रा है। जैसे मान लीजिए एक स्क्रीन शेयर करते हैं, अभी इसको देखिए। मान लीजिए स्पेक्ट्रा लाइन क्या होता है,
कि हम लोग जैसे जो लाइट विजिबल होता है, कोई कलर हम लोग को ब्लैक दिखता है, कोई कलर रेड दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेशल फ्रीक्वेंसी को, जो लाइट इस पे पड़ा, उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी को कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एब्जॉर्ब करता है वो चीज हमको नहीं दिखता है, और जो रिफ्लेक्ट कर देता है वो चीज हमको दिखता है। जैसे ब्लैक कपड़ा है आपका, ब्लैक कपड़ा सब चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरे लाइट को, जो लाइट उस पर पड़ता है ना, जितना फ्रीक्वेंसी का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, कुछ नहीं दिखता, काला है। और व्हाइट क्या होता है कि व्हाइट जितना भी पड़ा सबको वो रिपेल कर दिया, सबको बाहर भेज दिया, यानी किसी को एब्जॉर्ब नहीं करे। तो ये देखिए, एक मान लेते हैं ये स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लगा दिया इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ बहुत सारा हो सकता है, हमने ऐसे लाइन पे 4-5 ही बना रहे हैं, बहुत सारा यहाँ इधर इधर भी हो सकता है। यहां से हमने क्या किया कि एनर्जी पास कराया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्साइटेड अगर होता है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो ये लाइट जो है, ये जो रेडिएशन यहां से जा रहा है, इस स्क्रीन पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पे कोई ग्लो नहीं होगा, डार्क होगा। तो हम क्या करेंगे, डार्क को देखने के लिए, एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए ब्लैक स्क्रीन लगाते हैं। नहीं, एब्जॉर्प्शन के देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट स्क्रीन लगाएंगे। यानी कोई काला अगर प्रतिबिंब बन रहा है, काला अगर शैडो बन रहा है, तो उस शैडो को अगर देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, वहां पे ब्राइट चीज लगाएंगे, तब वहां पे शैडो पता चलेगा कि कितना पार्टिकुलर शैडो पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं बनेगा। अगर ये रिलीज हो जाता है, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट लाइन बनेगा। यही लाइन जो होता है, यही स्पेक्ट्रा कहलाता है, उसका इमेज, एब्जॉर्प्शन और रिलीज का जो एनर्जी का जो है, जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, वही कहलाता है स्पेक्ट्रा। समझे? यस सर। चलिए, एक बार में हमको भी एक वो बोल रहे कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी स्पेक्ट्रा शुरू हुआ है, इससे पहले 10th तक स्पेक्ट्रा था नहीं। धीरे धीरे स्पेक्ट्रा के जब आदी हो जाएंगे और इमिशन और एब्जॉर्प्शन के जब हम आदी हो जाएंगे, तो हम लोग को भी ये चीज आराम से, एक बार बोलेंगे भी तो आप उसको इजीली बोलते हैं ना कि डाइजेस्ट कर जाएंगे, हजम कर जाएंगे, समझ जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग लिमिटेशन पे चलते हैं। तो पहला चीज हम लोग को समझ में आ गया, पहला पॉइंट जो था कि इन्होंने बस एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऑब्जर्वेशन और इमिशन डायग्राम्स के आधार पे इसको एक्सप्लेन किया था। यानी स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं एक्सप्लेन किया गया था, नहीं कर सके थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जब वो स्पेक्ट्रा लाइंस बना था कि वेव का क्या होता है, वहां पे कोई भी एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने स्टार्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट दिया गया था और जीमन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को डिस्क्राइब किया गया था कि स्पेक्ट्रल लाइन पे इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, बेंट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया था, प्रेजेंट किया था। उस चीज को बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया इसमें, यानी इसको एक्सप्लेन करने में ये फेल है, इसलिए ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, सबसे एक मेन कमी क्या था बोर्स मॉडल में कि बोर्स ने डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
इग्नोर किया। उस समय डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा था, उसके बारे में डिस्कस होता था कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर भी पॉजेस करता है, कोई भी मैटर इन मोशन में पार्टिकल नेचर भी पॉजेस करता है और वेव नेचर भी शो करता है, लेकिन इन्होंने वेव नेचर को इग्नोर कर दिया था, पार्टिकल नेचर को ही लेके चले थे, इसीलिए बहुत सारे चीज में ये इसको रिप्रेजेंट ये नहीं करता है। तीसरा, हेसिंगबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी मूविंग पार्टिकल जब मूव कर रहा हो कंटिन्यूअस, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पे हो सकता है, लेकिन यहां पे ही होगा ये नहीं बोल सकते, इसीलिए अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि क्लियर नहीं है, एकदम सर्टेन नहीं है कि यही चीज होगा। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने में वो इस चीज को इन्होंने सीधा का सीधा कंट्राडिक्ट कर गया कि इन्होंने क्या बोल दिया कि यही होगा यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो हेसिंगबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार और बोर्स के प्रिंसिपल के अनुसार दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो उसके साथ ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसके विरोधाभास है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासी, यानी एक दूसरे को अपोज कर रहा है। सर हाइजेनबर्ग क्या है? हाइजेनबर्ग नाम है, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, समझे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी मतलब ये सर्टेन नहीं है, ये क्या है कि अनुमानित है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट उस पोजीशन को और उसके वेलोसिटी को एक टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दोनों। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए जो है बोर्स के मॉडल को बाद में उससे भी हम लोग आगे बढ़ गए। जो फिफ्थ पॉइंट है, जो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका किसको, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई रिलीज नहीं करेगा, तो केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, ना गेन होगा, ना लूज होगा, तो केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ दिया का क्या मतलब है? छोड़ने का मतलब है कि वो उसके साथ मिलेगा ना कहीं, तो वो कैसे मिलेगा? जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक पार्टिकल को दोनों आदमी लिए हुए रखे हुए, या तो ए के पास होगा वो पार्टिकल या बी के पास होगा, किसी एक के पास हो सकता है। उससे छोटा, इलेक्ट्रॉन से छोटा हम उसको कर ही नहीं सकते कि दोनों आधा आधा बांट ले। तो फिर दो एटम आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, ये चीज नहीं। और जब अगर कंबाइन होते हैं तो ऑर्बिट जो है उनका, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिट से होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट किस शेप का और किस साइज का होगा ये नहीं एक्सप्लेन हो सका इस मॉडल से, क्योंकि उन्होंने उस ऑर्बिट को फिक्स कर दिया और उसका वेव नेचर को ये उसमें कंसीडर नहीं किया अपना मॉडल देने में। समझे? yes. तो सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और आज तक जितना पढ़ाया गया उतने में से रहेगा। ठीक है, एक चीज होता है, देखिए जैसे आपने फोटोन सुना है? यस सर। क्या होता है फोटोन? हाँ, पैकेट ऑफ लाइट, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट। लाइट का कंस्ट्रक्शन, जो लाइट में जितने एनर्जी पाए जाते हैं वो एनर्जी पैकेट फोटोन के फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए एक ये चीज हम लोग देख ही लेते हैं इसमें,
अभी हम लोग के पास अप्रोक्सीमेट 7 मिनट्स हैं, उस चीज को देख लेते हैं ताकि देखिए ये W0 जो है ये है थ्रेश होल्ड वैल्यू। थ्रेश होल्ड वैल्यू किसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई मेटल है, ये एक मेटल प्लेट है, ये मान लेते हैं एक मेटल प्लेट है, ठीक है। यहां से कोई लाइट आया, ठीक, ये लाइट यहाँ पे गिरा और यहां से ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा यहां से, यानी एक फोटोन यहां से आके मान लीजिए हिट करेगा, पीएच से लिख देते हैं फोटोन को, PHO, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको रिलीज किया। यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी लाइट आकर किसी मेटल सरफेस पे अगर वो हिट करता है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए उसका वेवलेंथ, वो हम लोग देखेंगे कि कितना वेवलेंथ होना चाहिए। तो उस वेवलेंथ से अगर ज्यादा वेवलेंथ का, जिसको थ्रेशहोल्ड पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तो उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट जैसे ही आके उस पे हिट करेगा उस मेटल सरफेस, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। यही है फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन से संबंधित इफेक्ट, ठीक। वो चीज जो डिनोट करता है, वो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन is known as the threshold frequency, ठीक है। और that frequency is denoted by nu naught। nu naught ये दिख रहा है जो रेड गोले से अभी ना वो जिसको वो किए हैं, ये V का थोड़ा टिल्ड शेप होता है, V ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे, तो न्यू को थोड़ा बस इसे मोड़ दीजिए ऐसे, बस ये न्यू होगी, तो न्यू नॉट, तो ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से आके अगर इस फ्रीक्वेंसी या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आके कोई इलेक्ट्रॉन उस मेटल पे हिट करेगा, मेटल सरफेस पे फोटोन, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वहीं से हमारा जो सोलर सिस्टम वगैरह है ये सब शुरू हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा अट्रैक्ट करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होने लगेगा। तो ये जो है आपका W0, इसको बोलते हैं वर्क फोर्स, ठीक, यानी वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फोर्स, वर्क फंक्शन। तो ये क्या है कि इतना वर्क होता है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और वो होता है W0 इक्वल टू H न्यू नॉट, ठीक है। इसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, H न्यू नॉट का क्या, दूसरा एक ले लेते हैं, न्यू नॉट को हम लोग उसमें चेंज कर देते हैं H C बाई लेमडा नॉट, ठीक है। H क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा नॉट वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है किसका, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक का। अगर इतना होता है तो वो क्या हो जाएगा, उतना कार्य होगा, उतना वर्क होगा उस इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करने में। तो अब इससे ज्यादा वेवलेंथ का रहेगा तो, या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट रहेगा तो वो ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा एनर्जी होगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जो यहां से निकलेगा, समझे। तो वही चीज है वो काइनेटिक एनर्जी, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, H0 क्यों चाहिए, H0 चाहिए आपको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। H न्यू नॉट क्यों चाहिए,
वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। इतना एनर्जी कंज्यूम हो गया किसमें, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। जो बाकी एनर्जी बचा वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा ये। और वही काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस मेथड से। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड ऑन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसीलिए बोलते हैं कि बाहर धूप अच्छा है, हमारा जो सोलर प्लेट है वो अच्छा काम करेगा। बाहर धूप खराब है तो हमारा सोलर प्लेट काम नहीं करेगा। इसीलिए रात को सोलर प्लेट काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे लाइट का जो है आपको फोटोन नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उस मेटल प्लेट से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। समझे? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और सैटरडे के लिए तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए।